हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले कल का करते हैं वन लाइनर रिवीजन। कल हम लोगों ने बात किया था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका 90वां सदस्य कौन बन गया है, तो तुवालू बन गया है। इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन यानी COP10 के 10वें सत्र में एशिया पैसिफिक ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है। और अभी हाल ही में केरल राज्य ने अपना पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है। 2672 करोड़ से ये बनेगा। झारखंड में अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड कनेक्शन के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अब तक केवल ये बांग्लादेश को पावर सप्लाई करता था। गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय बन गए कार्तिक नारायण। सखारोव पुरस्कार 2025 का दिया गया है माजिया अमाग्लोबेली को और आंद्रेज पोकजुबुट को। ये दोनों जो हैं ये सखारोव पुरस्कार पाएंगे। सखारोव पुरस्कार यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में दोहरा गोल्ड जीता है भारत ने, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी अंडर 18 का। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का 64वां रेजिंग डे मनाया गया 24 अक्टूबर को। मसाको नोजावा ये पर्सन्स ऑफ द कल्चर मेरिट सम्मान पाई गई हैं। ये चुनी जाने वाली जापान की पहली वॉइस एक्टर बनी है। विज्ञापन जगत के जनक कहे जाने वाले भारत के पीयूष पांडे जी का निधन हो गया। 2016 में इनको पद्मश्री मिला था। और बोलीविया के राष्ट्रपति बन गए रोड्रिगो पाज। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जो कल आपने पढ़े थे डिटेल से, आज आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन इसकी क्विज PDF आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पर भी PDF दी जाती है, तो टेलीग्राम से भी PDF डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल एनिमेशन डे। तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे ये मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। 2002 से इसकी शुरुआत की गई थी ASIFA के द्वारा। इस बार की थीम अगर बात करें तो थीम रखी गई है एक ग्लोबल कॉल फॉर पीस थ्रू एनिमेशन। ग्लोबल कॉल फॉर पीस थ्रू एनिमेशन। अब तो देखो एनिमेशन जो है ये सब AI के थ्रू ही बन जा रहा है। एनिमेशन हो या AI जनरेटेड वीडियो हो, तो ये सब AI बहुत अच्छे से कर रहा है। लेकिन इससे पहले जब एनिमेटर होते थे जो एनिमेशन बनाते थे, तो काफ़ी स्किलफुल वाला काम हुआ करता था ग्राफिक डिज़ाइनर वगैरह के थ्रू। ASIFA जो इसको आयोजित करती है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष हैं डिनाना मोर्स। और इसकी स्थापना मैंने आपको बताया, इस दिवस की शुरुआत 2002 में हुई थी। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं आए हुए अक्टूबर महीने के, कई दिन हो गए हैं। आज चलिए रिवीजन करते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 से 10 अक्टूबर विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर विश्व सेरेबल पाल्सी दिवस। 6 अक्टूबर विश्व पर्यावरण दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस। 28 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर वाली क्रूज मिसाइल बुरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में रसिया ने एक मिसाइल टेस्ट किया है जिसकी अनलिमिटेड रेंज है, मतलब उसकी रेंज ही नहीं खत्म होगी। आप अक्सर सुनते होंगे इस मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है, इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, इस मिसाइल की रेंज अगर मान लो इंटरकॉन्टिनेंटल है तो 6000, 7000, 14,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलें बनी हैं। लेकिन रसिया ने अभी जो मिसाइल बनाया है ये अनलिमिटेड रेंज है, इसकी रेंज ही नहीं खत्म होगी। क्यों? क्योंकि ये है न्यूक्लियर पावर क्रूज मिसाइल। न्यूक्लियर मिसाइल सर आपने तो बहुत बार बताया है, न्यूक्लियर मिसाइल हमने सुना भी है, तो इसमें कौन सा ये खास मिसाइल है? देखो, न्यूक्लियर मिसाइल जब आप सुनते थे तो उसका मतलब ये होता था कि कोई मिसाइल है जो बिल्कुल वारहेड वगैरह सब नॉर्मल तरीके से ले जाती है, उसके वारहेड पर जो वारहेड होता है ना, जो निब होता है जहाँ पर रखा जाता है पेलोड, ठीक है, पेलोड मतलब कि जो मेन मटेरियल होता है बम वाला, तो वो वारहेड न्यूक्लियर कैपेबल रहता है। वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है, तब जाकर वो न्यूक्लियर मिसाइल होती है। और जहाँ पर जब वो दगती है, विस्फोट करती है, तो वहाँ पर वो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन करती है।
तो न्यूक्लियर वारहेड वाला मिसाइल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, लेकिन ये न्यूक्लियर पावर मिसाइल है। मतलब इसको जो थ्रस्ट मिलता है ना इधर से, वो थ्रस्ट न्यूक्लियर से मिलेगा। अब थ्रस्ट जब न्यूक्लियर एनर्जी से मिलेगा तो कहाँ ही खत्म होने वाला है ना, इसकी रेंज हो गई ना अनलिमिटेड। इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी को विकसित कर लिया है रूस ने। अभी आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि रूस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है और क्लेम किया है 2030 तक उसे बना लेंगे जी, जिसका मकसद ये होगा कि उसका न्यूक्लियर एनर्जी खत्म ही ना हो, रिसाइकेलेबल हो। मतलब न्यूक्लियर का जो अपवाद होता है, जो मतलब एक तो जल्दी ये खत्म नहीं होते हैं, जो यूरेनियम वगैरह होते हैं इनसे जब भी बनता है जल्दी खत्म नहीं होते, लेकिन फिर भी जो अपशिष्ट निकलते हैं बहुत लंबे समय तक यूज़ करने के बाद, वो अपशिष्ट को भी फिर से रिसाइकिल कर लिया जाएगा 95% तक। तो वो टेक्नोलॉजी भी विकसित कर लेगा रूस। आप देख रहे हो रसिया कितना ज़्यादा आगे है। और दूसरा चीज़, अभी इसने न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बना ली है। ये जो मिसाइल हुई ना, 14,000 किलोमीटर तक तो पहले दौड़ी अंतरिक्ष में, उसके बाद 14,000 किलोमीटर दौड़ने के बाद भी 15 घंटे तक आसमान में रही, उसके बाद इसे विस्फोट कराया गया। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा टेस्ट था ये, और कितना बड़ा मैसिव डर है ये यूक्रेन के लिए और बाकी से दुनिया के लिए, यूरोप के लिए। मतलब आप सोचो कि कल ही लॉन्च किया गया हो और आज जाकर के कहीं पर विस्फोट हो, 10-15 घंटे से आसमान में ही है वो। आप डिटेक्ट करते रहो कहाँ से लॉन्च हुई, क्या लॉन्च हुई, या कब वो मारेगी, जब मन होगा तब मार देगी। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस पर बयान दिए हैं, कह रहे हैं दुनिया का कोई भी प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को नहीं रोक सकता। चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, यूरोप का कोई देश हो, कोई भी दुनिया की ताकत इस मिसाइल को रोक नहीं सकती है। अजीब ही बना दिए हैं भाई। नाम है इसका बुरवेस्तनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है जी। तो असीमित इसकी रेंज होने वाली है। नाटो इसे SSC-X9 स्काईफॉल के नाम से जान रहा है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु बनाया जा रहा है? तो बजरंग सेतु जो ब्रिज है, ये भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। ये बन रहा है ऋषिकेश में, ऋषिकेश उत्तराखंड में। ये पहले लक्ष्मण सेतु के नाम से जाना जाता था। 2019 में इसे बंद कर दिया गया था रिस्क को देखते हुए, और लक्ष्मण झूला के नाम से इसे जाना जाता था। ये हैंगिंग ब्रिज था, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज था, हैंगिंग ब्रिज था। लेकिन अब इसको दोबारा से रीडेवलप किया जा रहा है और लगभग काम पूरा हो गया है। कहा जा रहा है दिसंबर तक, 2025 तक ही ये चालू हो जाएगा। ये ग्लास का बनाया जा रहा है, और ग्लास का भारत का ये पहला सस्पेंशन ब्रिज होने वाला है। अब आप कहोगे कि सर मुझे ध्यान आ रहा है 1 साल पहले आपने पढ़ाया था कि भारत का पहला ग्लास ब्रिज बन रहा है। बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन वो भारत का पहला ग्लास ब्रिज था केवल, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में बताया था मैंने आपको कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ रहा है तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक। लेकिन ये जो बन रहा है एक ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है। ये छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही छोटी छोटी जगहों पर लोग कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं क्वेश्चन में। तो ये पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है बजरंग सेतु, जो कि है उत्तराखंड के ऋषिकेश में, और ये भारत का पहला, कन्याकुमारी में स्थित भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज है, ठीक है ना। ग्लास ब्रिज है, वो स्टेबल है, ये सस्पेंशन वाला है, झूलता रहेगा। तो 70 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, 132 मीटर की लंबाई है, और ये भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है। एशिया में अपनी तरह का दूसरा है। लक्ष्मण झूला के नाम पर स्थान पर बनाया जाएगा। 2019 में जिसे बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों से। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड बहुत दिन बाद आया है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 9 नवंबर को अलग हुआ था सन 2000 में, ठीक है। 13 जिले लेकर के ये अलग हुआ था। आज भी यहाँ पर 13 ही जिले हैं, आप यहाँ पर देख पाओगे 13 ही जिले यहाँ पर आज भी हैं। देहरादून इसकी कैपिटल है। गैरसैंण समर कैपिटल है, ये विंटर कैपिटल है, ठीक है ना। ये विंटर कैपिटल है, ये इसकी समर में कैपिटल हो जाती है। राजधानी सीएम यहाँ के पुष्कर सिंह धामी हैं। गुरमीत सिंह जी यहाँ के गवर्नर हैं। भीमताल, नैनीताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, सतताल, माताताल, राकसताल, जितने भी ताल हैं सब यहीं पर हैं, एक्सेप्ट सूरज ताल और चंद्रताल, ठीक है। और भोजताल, भोजताल मध्य प्रदेश में है, चंद्रताल सूरजताल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। नेशनल पार्क में बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको नाम याद रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले जाना जाता था हेली नेशनल पार्क से। हेली नाम था सबसे पहले,
फिर उसके बाद इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया। इसके बाद अभी हाल फिलहाल में इसका नाम फिर बदला गया है और कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये है भारत का पहला नेशनल पार्क, इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है ना। कब बना था? 1936 में बनाया गया था। उत्तराखंड में स्थित है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क। अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे है। ये भी पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है। राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री, यमुनोत्री, नंदा देवी ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। मानानीति, लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे हैं। 70 विधानसभा में सीटें हैं, 5 लोकसभा में और 3 यहाँ से राज्यसभा में सीट जाती है। बॉर्डर शेयर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और हरियाणा से बॉर्डर लगाता है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक मोदीज मिशन, इसके लेखक कौन है? तो मोदीज मिशन नाम की जो पुस्तक आई है इसको लिखा है वर्जिश देसाई ने। वर्जिश देसाई ये लेखक हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं इन्होंने। पीएम मोदी पर लिखी है मोदीज मिशन नाम की पुस्तक। इस पुस्तक को लॉन्च करने पहुंचे थे देवेंद्र फडणवीस जी, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और वर्तमान में आचार्य देवव्रत जी वहाँ कमान भी संभाल रहे हैं राज्यपाल का। आप जानते हो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का ये देख रहे हैं प्रभार, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो बन गए हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ठीक है जी। तो दोनों ने लॉन्च किया इसको, लेकिन लिखा किसने है? लिखा है वर्जिश देसाई ने। वर्जिश देसाई की और पुस्तकों की बात करें तो इन्होंने टावर्स ऑफ साइलेंस भी लिखा है, ओह दोस्त परसीज लिखा है, द बावाजी लिखा है। ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। कुछ और पिछले दिनों में पुस्तकें आई थी, रिवीजन करेंगे। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, ये पुस्तक CDS जनरल अनिल चौहान जी की द्वारा लिखी गई। दे विल सूट यू मैडम, हरविंदर बावेजा की ये बुक है। विंग्स ऑफ वेलोर, स्वप्निल पांडे की है। लिविंग्स द विवेकानंद वे, निखिल यादव और अनन्या अवस्थी की पुस्तक है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये DY चंद्रचूड़ पूर्व CGI की है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, मनीष मुंद्रा की पुस्तक है। डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिमिटेशन, ये रवि के मिश्रा की पुस्तक है। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर की पुस्तक है। और इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स, रोनसिका चौधरी की पुस्तक है। याद रहेगा। अगला, स्पेन के ओशन स्काई 2025 नाम के वायुसेना अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना? तो स्पेन में हो रहा है ओशन स्काई। ये है एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज या कहें बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज, मल्टीनेशनल। ठीक है। अच्छा, आप ये मुझे थोड़ा सा फीडबैक दो। देखो अब ठंडियाँ आ रही हैं, सर्दी का टाइम भी आ रहा है और लाइटिंग में ना कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है लाइटिंग सेटअप में, तो उसकी वजह से, और हो सकता है आगे इन फ्यूचर ठंडी जब ज़्यादा बढ़े तो टैबलेट पेन मोड पर आपको पढ़ाऊँ मैं करंट अफेयर। तो क्या ट्रेंडिंग टॉपिक में जैसे वाइट PPT पर वाइट बैकग्राउंड पर लाया जाता है, क्या वैसे शुरू किया जाए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक PPT करने पर उसके बाद जब ट्रेनिंग लेना होता है, फिर ये लेना होता है, तो बहुत सारा सेटअप चेंज करना पड़ता है कैमरे में, है ना। और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है इसका। तो आप बताइएगा। चलिए, तो पहला गैर नाटो देश कौन बन गया है? भारत शामिल हुआ है। भारत इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है, ओशियन स्काई। देखो आज के टाइम पर ना इंडियन एयरफोर्स की अपनी ही ताकत है। इंडियन एयरफोर्स अभी दुनिया की जब एयरफोर्स की रैंकिंग आई थी तो उसमें 3रा स्थान पाया था। चाइना उससे खैर बहुत चिढ़ा था, लेकिन भारत की वायुसेना आज के टाइम पर सबसे सशक्त वायुसेनाओं में से एक है। टॉप 3 में स्थान आ रहा है, रसिया और उसके बाद अमेरिका के बाद। तो भारत की ताकत तो है वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना को लोग इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। दुनिया भर में देखिए एक्सरसाइजेज हो रही हैं। जब नाटो कंट्री जिसमें सबके सब शामिल हैं, इकलौता गैर नाटो कंट्री इंडिया को इनवाइट किया गया कि आओ भाई हिस्सा लो वायुसेना में, क्योंकि कुछ न कुछ तो सिखाओगे तुम, है ना। भारतीय जो सैनिक होते हैं ना उसमें क्षमता ज़्यादा होती है, मतलब आप समझो कि लड़ने की क्षमता, परसेवरेंस कह सकते हो। और इसी की बदौलत हम लोगों ने कई सारी युद्धें भी जीती हैं, जंगें भी जीती हैं, क्योंकि उस टाइम पर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पर DRDO इतना सशक्त नहीं था, इसरो इतना पावरफुल नहीं था जो हेल्प कर रहा होता था। आज के टाइम पर तो वो हिम्मत और वो जज्बा और वो टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ है। खैर, 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक अभ्यास की अवधि रहने वाली है। इसमें भारत अपनी तरफ से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के साथ हिस्सा ले रहा है।
ओशियन स्काई बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास होने वाला है। इसमें स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल, यूएसए और भी नाटो के सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। नाटो की बार बार बात आ रही है। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में स्थापना हुई थी। जब स्थापित हुआ था तो मात्र 12 देश थे। धीरे धीरे इसमें और भी जुड़ते गए। ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। 32 देश अभी वर्तमान में हैं। लेटेस्ट देश जो हैं 2 जुड़े हैं। 31वां फिनलैंड बना था और 32वां देश स्वीडन बना था। ये पूछा जाएगा, याद रखना। फिनलैंड 31वां सदस्य बना था और 32वां सदस्य बना था नाटो का स्वीडन। मार्क रूटे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला, भारत ने हाल ही में आयोजित चौथी साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में मेडल तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो भारत रहा है टॉप पर। देखो, ये साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप है। साउथ एशिया जो है, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, है ना, भूटान हो गया, ये सब देश मिलकर के साउथ एशिया लगाते हैं। इसके इधर आ जाओगे तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आ जाते हैं, जहाँ पर एक अलग ग्रुप है आसियान, ठीक है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका अभी कुआलालंपुर मलेशिया में समिट हुआ है, मैंने आपको बताया। तो ये साउथ एशिया है। साउथ एशिया के देशों के बीच में इवेंट हो रहा है, खेल हो रहा है। अब आप बताओ कौन जीतेगा सबसे ज़्यादा मेडल? भारत ही जीतेगा। तो जब भी कोई साउथ एशियन चैंपियनशिप की बात आएगी, सबसे ज़्यादा मेडल की बात आएगी, आंख बंद करके भारत लगा देना। खैर, भारत ने कुल 58 पदक जीते हैं। 20 गोल्ड था, जिसमें 20 सिल्वर था, 18 ब्रॉन्ज था। दूसरे पर श्रीलंका रहा 16 गोल्ड के साथ, टोटल 40 मेडल थे इसके। नेपाल तीसरे पर था, 2 सिल्वर, 4 कांस्य। 24 से 26 अक्टूबर के बीच में ये झारखंड में आयोजित हुआ। झारखंड में आयोजित हुआ, ये भी ध्यान रखना। चौथा संस्करण था इसका, ठीक है जी। भूटान कोई पदक नहीं जीता। अगला, नासा के द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम है? नासा ने अभी पृथ्वी के पास एक और नेचुरल सैटेलाइट खोजा है। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है? जैसे चंद्रमा हो गया, जो पहले से ही सैटेलाइट है। कृत्रिम सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं, जो वो, ठीक है ना, हम लोग मतलब नासा, इसरो वाले। तो पृथ्वी का दूसरा अस्थायी चंद्रमा खोजा गया है। इसका नाम दिया गया है 2025 PN7, 2025 PN7, ये इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो नासा ने इसे खोजा है। नासा ने कहा है कि ये 2038 से शुरू करेगा अपना काम और 2083 तक ये पृथ्वी के निकट कक्षा में रहेगा। मतलब लगभग 50 साल तक ये पृथ्वी के साथ साथ घूमा करेगा। अब जानते हो, उपग्रह जो होता है, सैटेलाइट जो होती है, नेचुरल सैटेलाइट, वो क्या करती है? सैटेलाइट का काम होता है ग्रह का चक्कर लगाना। उपग्रह तभी कहते हैं ना, वो ग्रह का चक्कर लगाता है। और ग्रह का चक्कर लगाने के साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगा रहा होता है, क्योंकि ग्रह अल्टीमेटली सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ऐसे ही ये भी कर रहा है, क्योंकि ये एक क्षुद्र ग्रह है। वैसे जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उसी टाइप का ये भी है। इसकी 19 मीटर की टोटल इसकी लंबाई है, लगभग 62 फीट की। तो एक सिटी बस के बराबर है। लेकिन अभी ये घूम रहा है पृथ्वी के साथ साथ ही, और ये अभी अगले 50 साल तक घूमेगा। लेकिन 2038 में देखा जा सकेगा, क्योंकि ये क्या है, अर्ध चंद्रमा टाइप का, क्वासी मून टाइप का है। कुछ ही हिस्सा इसका विजिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये काम करेगा पृथ्वी की तरह बिल्कुल 2038 से 2083 के बीच में। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। जेनेट पेट्रो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, नाम याद रखना। अगला, 28 से 31 अक्टूबर 2025 के मध्य किस देश ने पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टमेंट ग्रुप APAC AIG की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी की? तो अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक और कार्यशाला की मेजबानी जो है, ये भारत को मिली हुई है। 28 से 31 अक्टूबर के बीच भारत कर रहा है इसकी मेजबानी। इसमें क्या होगा, जो भी एयरक्राफ्ट्स जहाँ जहाँ भी एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ जहाँ भी विमान दुर्घटनाएं होती हैं, उन पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन सब दुर्घटनाओं की जांच कमेटी में रह चुके हैं, जो जांच कर चुके हैं, वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, उन सबको बुलाया गया था। दुनिया भर से विभिन्न देशों के लगभग 90 विमान दुर्घटना जांचकर्ता इसमें हिस्सा लिए। तो इसमें नागर विमानन मंत्रालय के तहत विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो के द्वारा ये आयोजन किया गया था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। अब आपको याद हो 12 जून की डेट, 12 जून को क्या हुआ था? 12 जून को अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था। 160 लोग के आसपास में मारे गए थे अहमदाबाद प्लेन क्रैश में। बोइंग 171 एयर इंडिया का विमान था जो क्रैश हुआ था। ये भी आप लिंक कर सकते हैं। अगला, निम्न में से किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 में 2 गोल्ड जीता? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर
गुकेश डोम्माराजू या जिन्हें हम लोग डी गुकेश कहते हैं और दिव्या देशमुख दोनों ने ही जीत लिया है गोल्ड मेडल यूरोपियन चेस क्लब कप में। एक ने पुरुषों में, एक ने महिलाओं में जीता है। और देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। आपको पता होगा अभी दिव्या देशमुख जो है वर्ल्ड चैंपियन बनी थी चेस में। इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराया था, वो भी भारतीय ही थी। डी गुकेश भी 18वें नंबर के वर्ल्ड चैंपियन बने थे, 18 वर्ष की उम्र में बने थे, सबसे युवा वर्ल्ड चैंपियन बने थे चेस के। तो ये तो बने ही थे, साथ ही साथ में दोनों ग्रैंड मास्टर भी हैं और साथ ही साथ में अभी देखिए दोनों ने यूरोपियन चेस क्लब कप में भी झंडा गाड़ दिया है। अगला, सिरिकित कितियाकारा, ये किस देश की पूर्व महारानी थी जो 93 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया है? तो ये थी थाईलैंड की पूर्व महारानी सिरिकित कितियाकारा। तो इनका निधन हो गया है। महारानी जी थी, महारानी जी चलवसी, ठीक है ना। तो ये 93 साल की उम्र में गई हैं। देवगंत राजा भूमिबोल अदुल्योदेज की पत्नी थी। राजा भूमिबोल, ये भी मतलब आप बहुत जानते होंगे इनको, बहुत फेमस थे। 1950 से 2016 तक थाईलैंड की महारानी ये रही थी। तो अपने सामाजिक कार्यों, पारंपरिक थाई शिल्पों को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। थाईलैंड की आप जानते हो बैंकॉक इसकी राजधानी है। मुद्रा थाई बाहत है और प्रधानमंत्री इसके अनुतिन चारनविराकुल हैं, और जो कि अभी नए बने हैं क्योंकि इससे पहले जो थी प्रधानमंत्री वो भी उनको इस्तीफा देना पड़ गया था, वो भी थाईलैंड कंबोडिया बीच में वार के चलते, ठीक है, जिसको ट्रंप साहब ने सॉल्व कराया था। ये कुछ और प्रमुख निधन हैं, रिवीजन करेंगे। पीयूष पांडे जो कि भारतीय विज्ञापन जगत के जनक माने जाते हैं, का निधन हुआ। राव बाला सरस्वती देवी प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कृषि मंत्री भी रहे। जीजी पारेख ये राजनीतिज्ञ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा प्रमुख गायक थे। एस.एल. भैरप्पा प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार थे। हेराल्ड डेनिस रिटायर्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर। डी लपांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे। तो इन सबका निधन हुआ था। ये था इस वीडियो का अंत। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को इसकी PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, MZT एजुकेशन के नाम से है, वहीं पर डिटेल वाली PDF मिलेगी आपको रोजाना की। कल मैंने आपसे पूछा था भारत पोलियो मुक्त देश कब बना था? 2014 में बना था। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा किस पुरस्कार सम्मानित किए गए हैं? मेजर ध्यानचंद यानी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री, तीनों से। आज क्या बताना है? सखारो पुरस्कार पहली बार 1988 में किसे दिया गया था? दूसरा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कल की वीडियो देखोगे जरूर आंसर कर लोगे। इसका आंसर कीजिए। और छठ पूजा पर ऑफर अभी लाइव है, इसका ऑफर के तहत आप संकल्प बैच लेना चाहें संकल्प बैच, ये सफलता लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।